हेलो दोस्तों। तो आज आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम एनालिसिस करेंगे। आज 3 अगस्त है और 3 अगस्त में क्या क्या पूछा गया था। हम लोग मेन अभी साइंस को पहले देखेंगे। साइंस का हमने अप्रोक्स है क्वेश्चन बहुत, लेकिन हम इसको ज़्यादा डिटेल्स में एनालिसिस नहीं करेंगे। आप देखिए अंत तक उसको एनालिसिस करेंगे अच्छे से, लेकिन हम आपको केवल बताएंगे किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो चलिए पहला हमारा सब्जेक्ट है फिजिक्स। फिजिक्स को देखते हैं। फिजिक्स में एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन भेजा है कि दो जो है अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु दिया गया था। तो कह रहा था कि यदि पहली वस्तु का द्रव्यमान दूसरी की आधी हो तो पहली वस्तु का त्वरण दूसरे की तुलना में कितना होगा। तो आप जानते हैं फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, यानी कि बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। इसमें कह रहा है कि द्रव्यमान को क्या करना है, आधी कर देना है। तो आप देखिए द्रव्यमान को आधी करेंगे तो क्या होगा, और त्वरण पूछ रहा है। तो ये यदि 1/2 होगा तो ये एक्सीलरेशन क्या होगा, दोगुना, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। इसको अगर घटाएंगे तो वो बढ़ेगा, इसको यदि आप घटाएंगे तो ये बढ़ जाएगा ऊपर, ये बढ़ जाएगा। तो ये आप इसका जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये यदि फोर्स को यह आधा कर रहा है तो द्रव्यमान को, एक सेकंड, फोर्स जो है 1/2 हो रहा है तो एक्सीलरेशन दोगुना हो जाएगा, दोगुना से बढ़ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दोगुना। अब दूसरा क्वेश्चन रुकिए। हाँ, ये कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स है। दो इसमें कह रहा है कि यदि दो पिंडों के बीच की दूरी 3 गुनी कर दी जाए। ठीक है, दो पिंडों के बीच के दूरी 3 गुनी का, उसके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा। तो यह जो होगा ये वही सेम एफ बराबर m1 इंटू के इंटू m1 इंटू एक कॉन्स्टेंट होता है m1 इंटू m2, दूसरा आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ये भी वही है, जस्ट ऑपोजिट। ये उसके जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये यदि आप बढ़ाइएगा 2 गुना से तो ये 1/4 गुना से घट जाएगा। ठीक है, ये 1/4 गुना से घट जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे कह रहा है कि दो पिंडों के बीच की दूरी यहाँ पे कह रहा है कि 3 गुना से बढ़ा देंगे। दूरी जो है 3 गुना से बढ़ाइएगा, यानी कि ये देखिए दूरी यहाँ पे आर कितना है, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 9। तो हम आपको क्या बताए थे, इसको अगर घटाएंगे तो वो क्या होगा, वो उतना गुना से मूल बल से 1/9 गुना हो जाएगा। मूल बल जो मतलब इसका जो रियल फोर्स होगा उसका 3 से तो बोले 3 का स्क्वायर करेंगे 9, तो ये 1/9 गुना जो है, यदि बल एफ का 1/9 गुना जो है बढ़ जाएगा। तो ये भी एक क्वेश्चन आया था, इसमें ज़्यादातर पूछा गया था। एक लाइट से क्वेश्चन थी और उसको हम देखेंगे। लाइट से क्वेश्चन क्या थी कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी दिया हुआ था। ठीक है, एक सेकंड इसको रफ कर लेते हैं। एफ जो दिया हुआ था 20 सेंटीमीटर जो है था अवतल दर्पण का। ये नेगेटिव होता है चूंकि अवतल दर्पण है। तो और बोल रहा है यदि वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। सबसे पहले तो हम आपको बता दें, अवतल दर्पण में वास्तविक रियल बनता है, रियल, और उसके बाद क्या, रियल जो इमेज होता है वो उल्टा होता है, यानी कि ऑपोजिट होता है, उल्टा होता है। और रियल इसके बाद जो बनता है वो बड़ा बनेगा या छोटा। तो यह जो है वस्तु से बड़ा बनेगा, क्योंकि यह जो है फोकस और वक्रता त्रिज्या, ये वक्रता, हाँ वक्रता केंद्र के बीच है, वक्रता फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में है। तो यहाँ पे जो है जैसे दाढ़ी बनाने में जो दर्पण का यूज करते हैं, तो वहीं पे ये दर्पण का यूज किया जाता है। तो ये क्या होगा, रियल होगा, रियल होगा और उल्टा होगा और वस्तु से बड़ा होगा। तो ये था, यहाँ 3 क्वेश्चन है। एक सेकंड, इसको फिजिक्स से जाना चाहिए यहाँ पे, फिजिक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वह था हीट से, हाँ दो समान धातु के गोलों का तापक्रम क्रमशः जो मतलब दो धातु के गोला है। ठीक है, इसमें इसका जो है ताप है 20 डिग्री सेल्सियस और इसका ताप 80 डिग्री सेल्सियस। दोनों को सटा के रख दिया। ठीक है, दोनों को संपर्क में रख दिया है। तो अब बोल रहा है कि दोनों को अगर सटा के रख देंगे तो दोनों का तापमान क्या रहेगा। तो आप जानते हैं तापमान, जो ज़्यादा तापमान होगा यहाँ इधर चला आएगा
यानी कि कितना हो जाएगा 80 + 20 कितना हो जाएगा 100, 100/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 50, यानी कि 50 डिग्री सेल्सियस इसका हो जाएगा, 50 डिग्री सेल्सियस इसका हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन कोई खास नहीं है, आप देख लीजिएगा तो उसका। और एक साउंड से आया था कि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जी हाँ होती है। और ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। ध्वनि तरंग जो है ट्रांसवर्स तरंग होती है। हाँ होती है। ये सॉरी ये नहीं होगी। ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ तरंग अंधैर्य तरंग होती है। ठीक है, ध्वनि तरंग अंधैर्य तरंग होती है। और जो है इसमें यही आया तो ये नॉर्मल थी। ठीक है, इसमें कहा गया था कि यदि चालक पर लगाया गया विभवांतर, किसी चालक पर जो है विभवांतर 3 गुना हो, लगाया विभवांतर जो है भी जो है 3 गुना हो, तो बोल रहा है प्रतिरोध अपरिवर्तित रहेगा। मतलब रेसिस्टेंस को जो है आप कांस्टेंट रख रहा है, तो प्रवाहित धारा का मान क्या हुआ। तो आप जानते हैं ओम के नियम से I = V/R। तो इसमें विभवांतर को आप कर रहे हैं 3 गुना, तो और इसको आप कांस्टेंट रख रहे हैं। तो ये देखिए इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो उसी अनुसार जो जब ये 3 गुना से बढ़ेगा तो ये भी 3 गुना से बढ़ जाएगा। तो बस यही आंसर होगा इसका। यदि एक है एक व्यक्ति जो है एक व्यक्ति था जो दो समान ऊंचाई तक, दो वस्तुओं को समान ऊंचाई तक, पहली वस्तु को 10 सेकंड, दूसरी वस्तु को 5 सेकंड तक उठाया जाता है। तो बोल रहा है कि तो सही क्रम इसमें चुनना था। अब इसका तो ऑप्शन उन्होंने भेजा नहीं है, लेकिन ये नॉर्मल सा है कि एक को 5 सेकंड उठाएंगे तो कम टाइम लग रहा है। एक को 10 सेकंड उठाएंगे और दोनों को जो है समान ऊंचाई और दोनों वस्तु समान है तो समान भार का है, तो इसमें ज़्यादा फोर्स लगेगा, इसमें कम फोर्स लगेगा। जब समान भार है समान ऊंचाई तो फोर्स का ही डिफरेंस हो सकता है। तो ये था। और भी है, आप इसका और जानते हैं पावर इक्वल्स टू वर्क बाय टाइम होता है, ये आप इस अनुसार भी जानते हैं। ये नेक्स्ट हम देखते हैं। तो एक आया था दो चालक था। ठीक है, दो चालक ए और बी का पदार्थ जो है समान था, चालक था, और ए की लंबाई, पदार्थ जो है समान था। ठीक, ए की लंबाई बी से दोगुनी तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बी से आधा था। तो प्रतिरोध ए का प्रतिरोध की तुलना में बी का प्रतिरोध इस तरह निकालने का कोई क्वेश्चन आया था। इसमें कह रहा है कि देखिए ए की लंबाई एल, तो इसमें जो है आर बराबर रेसिस्टेंट बराबर है ρL/, इसमें आता है ना रो L/A होता है, जिसमें L जो है लंबाई लेंथ होता है, ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल रेसिस्टेंस होता है। ठीक है, तो ये इस फॉर्मूला पे आया था। इसको आप ये भी कर सकते हैं क्योंकि लंबाई 2 गुना कर रहा है, 2L कर रहा है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A/2 कर रहा है। तो आप नॉर्मल से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कट के जाएगा, ये ऊपर जाके गुना हो जाएगा, तो ये 4, यानी रेसिस्टेंस जो है 4 इंटू जो है बढ़ जाएगा। रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा 4 इंटू बढ़ जाएगा। तो ये इसका ये भी क्वेश्चन था एक। नेक्स्ट हम दिखा देते हैं, प्रतिरोध से क्वेश्चन आया था, समांतर क्रम सीरीज, मतलब इसी तरह से इसमें कहा था श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों में समान धारा प्रवाहित होती है, एक चीज़ ये बोला गया। और समांतर संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर समान होता है। तो इसमें तो दो ये जो है ये हो गया। और एक श्रेणी क्रम की तुलना समतुल्य प्रतिरोध किसी भी एक प्रतिरोध से कम होता है। तो इसमें तो 1 और 2 सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो है श्रेणी क्रम में सभी धारा से जो है सभी प्रतिरोध से जो है समान धारा निकलती है। और ये इस तरह जो इसका फिगर होता है सबका जो है समान धारा निकलती है। समांतर क्रम में इसको रफ कर लें, प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर समान होता है। समांतर क्रम में जो है विभवांतर समान होता है, जबकि श्रेणी क्रम में क्या होता है धारा समान होती है। आप जानते हैं इलेक्ट्रिक में श्रेणी क्रम में धारा समान होती है और समांतर क्रम में विभवांतर समान होती है, ये आप जानते ही हैं। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एक और आया था, किसी धातु के छड़ दिया गया था दोनों सिरों से, हाँ एक धातु का छड़ था, इसको बोल रहा था इधर से भी हीट करो इधर से भी हीट करो। तो बोल रहा है कि
इससे जो है रिलेटेड जो है उसका मतलब बीच के तापमान पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो बीच का भी तापमान बढ़ जाएगा, क्योंकि देखो इधर से भी मार रहा है हीट और इधर से भी हीट कर रहा है, तो दोनों दोनों तरफ से ऊष्मा जो है इधर से भी जाएगी ऊष्मा और इधर से, तो बीच वाला हीट जो है बढ़ जाएगा। तो ये था एक क्वेश्चन, ये भी फिजिक्स से ही था। एक था उत्तर लेंस में जो है उत्तर लेंस का क्वेश्चन था, जिसमें जो है इसमें जो है क्षमता जो दिया हुआ था +5d जो है क्षमता इसका दिया हुआ था, और इसमें f निकालना, फोकस दूरी निकालने का रहा है। तो इसमें जो है एक सेकंड, ये नहीं था, ये कुछ नहीं, ये नहीं दिया है सही, ये दूसरा, ये सही एक्यूरेट नहीं दिया हुआ, एक्यूरेट वहाँ पे नहीं दिया है, बोल रहा है नॉट एक्यूरेट यहाँ पे क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन था कि अल्फा किरणों की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। तो आप जानते हैं अल्फा किरणों की भेदन क्षमता सर्वाधिक नहीं होती, इसकी सबसे कम भेदन क्षमता होती है। गामा किरणों की भेदन क्षमता जो है सर्वाधिक होती है। तो गामा किरणें जो है ऋणात्मक आवेशित भी होती है, ये नहीं होती है, क्योंकि यह गामा किरणें जो है अनावेशित होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, यह जो है अनावेशित विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। तो सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता जो है गामा का होता है, गामा किरणें का सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता होती है। ठीक है, ये टोटल था फिजिक्स, यहाँ टोटल ख़त्म होता है। हम केमिस्ट्री देखते हैं, क्योंकि फिजिक्स में जो क्वेश्चन आया था, हम लोग जो दो स्टूडेंट जो एक्यूरेट देता है वही क्वेश्चन हम पढ़ाते, तो देख लो ये मैंने दिया था जो है कोई ख़ास नहीं था, और ये टोटल था। और उसके बाद हम केमिस्ट्री का आप देखते हैं। केमिस्ट्री का क्वेश्चन एक मिनट, केमिस्ट्री क्वेश्चन ले आते हैं। हाँ, जो केमिस्ट्री का क्वेश्चन देखने इसमें लिख देते पहले केमिस्ट्री 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 ठीक है, केमिस्ट्री शॉर्टकट में लिख दिए। इसमें एक क्वेश्चन था केमिस्ट्री में कि कॉपर, लोहे की कील था, उसको कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल रहा है। लोहे की कील यानी जो आयरन का फॉर्मूला क्या होता है, Fe होता है, और ये कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक है, ये कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला गया। ठीक है, इस तरह पूछा था। तो इसमें बोला था कि कुछ समय बाद विलयन नीला रंग हल्का हो गया तथा कील पर लाल भूरे रंग की परत जम गई। तो इसमें बोल रहा है, इसके लिए आप बोल रहा है सही कथन निकाले। तो ये क्या था कि यह क्यों हुआ, यह जो है मतलब इसके लिए नहीं था। तो ये आप जानते हैं जब ये दोनों दिखता है, ये डायरेक्ट तो विस्थापन अभिक्रिया के कारण ही होगा। ये जो है अभिक्रिया मतलब अधिक अभिक्रियाशील धातु जो है कम अभिक्रियाशील धातु को मतलब हटा देता है, विस्थापित कर देता है विस्थापन अभिक्रिया के तहत। तो ये इसके तहत हो गया। लोहा जो है कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होता है ना, इसलिए। तो ये केमिस्ट्री का था। लिटमस से भी क्वेश्चन था, लिटमस यानी कि अम्ल क्षार से। अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। सभी लवणों का विलयन उदासीन होता है, तो ये तो नहीं होगा, सभी लवणों का विलयन उदासीन नहीं होता है। सभी जो NaCl विलयन उदासीन होता है, जबकि Na2CO3 ये सब क्षारीय जो है Na2CO3 ये सब क्षारीय तथा ये अम्लीय विलयन बनाता है, ये तो ये उदासीन नहीं होता। ठीक है, सभी लवणों का विलयन उदासीन होता है, लेकिन सभी क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। हाँ, ये तो ठीक है। तो ये भी था, एक लिटमस से क्वेश्चन था। एक धातु और अधातु से था कि एक धातु के पतले मतलब धातु अधातु से क्वेश्चन था, और उसके बाद एक आवर्त सारणी से भी क्वेश्चन। हाँ, आवर्त सारणी से एक क्वेश्चन था कि मतलब एक वो इस ग्रुप से आया, 17 नंबर से आया था। 17 नंबर ये जो है 7 इलेक्ट्रॉन्स जो अपने बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं, जो एक ग्रहण करते हैं, एक जो है ये एक धातु एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। तो इसके बाह्यतम कक्षा 7 इलेक्ट्रॉन, इसके बारे में कथन सही करने के लिए आए। तो इसमें बोल रहा है, तो इसमें कौन से समूह 17 नंबर समूह को क्या कहता है, हेलोजन समूह, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब जो है ये सब हेलोजन समूह, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब इलेक्ट्रॉनिक अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। ये संयोजी बाह्यतम कक्षा में जो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए। तो ये भी था, और इसको जो है आप जानते हैं 17 को
जो है हेलोजन 18 को अक्रिय तत्व की श्रेणी में रखा जाता है, अक्रिय तत्व। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, ये पूछ सकता है आगे। कार्बन उसके यौगिक से था क्वेश्चन कि तो कौन से यौगिक में समव्यवता पाई जाती है। अब ये ऑप्शन तो दिया नहीं, लेकिन हम कह सकते हैं इसको एक ये यौगिक है C4H10, इसके दो समावयवी होते समव्यवता पाई जाती है। इन्होंने भेजा है कि एक एन ब्यूटेन और एक आइसोब्यूटेन, एन ब्यूटेन और एक आइसोब्यूटेन, ये दो जो है यौगिक होते हैं, दो इसके जो है समावयव होते हैं। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है ये इसमें। और भी था, जैसे एक क्वेश्चन था कि इसमें जो है पीएच वैल्यू से क्वेश्चन था, पीएच वैल्यू से। तो 4 पीएच वैल्यू दिया हुआ था, एक 2 था, एक 5 था, एक सेकेंड, एक 2, 5, एक 7 और एक 11 था। अब ये चारों पीएच वैल्यू में बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा जो है, मतलब इसमें सबसे अधिक क्षारीय विलयन कौन होगा। सबसे अधिक जो है 4 बिलियन का पीएच वैल्यू दिया हुआ है, अब बोल रहा है सबसे अधिक क्षारीय विलयन इसमें से कौन होगा, ये पूछ रहा है। तो आप जानते हैं पीएच जितना 7 से अधिक होता है विलयन, उतना ही क्षारीय, 7 से जितना अधिक होता है, 7 से अधिक एक बार ये ही है, तो इससे यहाँ 7 से अधिक कौन है, 11 है, तो ये क्षारीय विलयन ज़्यादा यही होगा। तो ये ऑप्शन में ये उन्होंने लगाया, या तो सही हुआ होगा, नहीं लगाया तो भाई अपना देख लो। 7 बोला तो उदासीन होता है, आप जानते हैं। अब एल्युमिनियम, ये धातु अधातु से क्वेश्चन था, एल्युमिनियम से। एल्युमिनियम जानते हैं, यह जो है एल्युमिनियम अगर सामान्य टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर पर रखते हैं तो ये जो है क्या होता है, इसमें जो है जंग नहीं लगता है, क्योंकि यह जो है यह अपने ऊपर जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपने ऊपर जो है Al2O3 का परत जमा लेता है, तो जिसके कारण ये जो है इस पर जंग नहीं लगता है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, इन्होंने जो भेजा है। ऑक्साइड परत के आगे अभिक्रिया से बचाती है, और यह हमेशा जो है नहीं अभिक्रिया करती है, इसलिए एल्युमिनियम ये संक्षारण नहीं होता है इसी कारण। एक और भी है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाइज भी बहुत क्वेश्चन था इसमें। और इसमें जो है बोला गया था कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, कार्बन यौगिक से था, कार्बन और उसके यौगिक से, कि यौगिक में कार्बन कार्बन द्विबंध उपस्थित होते हैं। किस प्रकार के यौगिक में कार्बन कार्बन द्विबंध किस में होगा, एल्किन में, एल्किन यानी एथीन C2H4, इस तरह C2H4, CN, इसका फॉर्मूला CnH2n होता है। ठीक है, एल्किन एल्किन एल्काइन होता है। ठीक है, इसमें एल्किन का फॉर्मूला है ये, तो ये होता है द्विबंध होता है, यहाँ पे ये द्विबंध के लिए होता है। ठीक है, तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एल्किन और एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, जबकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है एल्केन होता है। एल्केन जो होता है, एल्केन हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, जबकि एल्किन और एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लें, थोड़ा रुक जाइए एक सेकंड, इसको वहीं पे स्टेटमेंट रखते ना। हाँ, अब इसमें पूछा गया था कि अभी है इसमें शायद अब केमिस्ट्री से ख़त्म हो गया, नहीं है और भी है इसमें जो है तांबा। हाँ, ये तांबा को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के समान नॉर्मल टेम्परेचर पर यदि कॉपर को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता है, क्या स्टेटमेंट सही है। जस्ट यानी जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, तो ये भी क्या सही है, ये पूछ रहा है। जस्ता तांबे की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील होती है, तो ये तीनों सही है, क्योंकि देखो अभिक्रियाशीलता श्रेणी में जिंक जो है हाइड्रोजन से ऊपर है तथा कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है, इसलिए जो है इसीलिए जिंक जो है आम्ल से अभिक्रिया करने पर वो H2 गैस निकालता है, जबकि कॉपर नहीं निकालता है। क्यों, तो कॉपर जो है हाइड्रोजन से नीचे है ना, इसीलिए जो है वह नहीं निकालता है। तो ये भी था एक स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट करके दिया होता, तीनों स्टेटमेंट राइट करना, तो तीनों स्टेटमेंट ये सही है। और इसमें बोल रहा है एक छात्र जो है इस तरह से क्वेश्चन आया था कि अम्लीय विलयन में अधिक मात्रा में NaOH मिला देता है, तो अम्लीय विलयन है कोई, ठीक है, उसमें NaOH मिला दिया। NaOH क्या होता है, क्षार होता है, तो इसको अगर इसमें फेंट देंगे, मिला देंगे,
तो क्या होगा, इसमें बहुत अधिक मात्रा में मिला देंगे तो ये क्या होगा, क्षारीय विलयन बन जाएगा, क्षारीय विलयन बन जाएगा। तो ये भी था एक क्षारीय विलयन। तो ये और इसका जो है पीएच वैल्यू क्या होगा, 7 से अधिक हो जाएगा, क्योंकि अतिरिक्त पीएच मान जो बढ़ गया क्षारीय विलयन। 7 से अधिक क्षार होता है, 7 से प्लस जो है क्षार, 7 से कम अम्ल होता है, आप जानते ही हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था आवर्त सारणी से भी था। आवर्त सारणी का हम बताएं आपको 17 नंबर हेलोजन समूह से कुछ था, 18 में अक्रिय गैस था, और उसमें पूछा था दो तत्व है, दो तत्व दिया गया था, समूह एक का एक तत्व था और समूह 17 का, उसमें क्लियरिफाई नहीं किया गया है। एक का समूह का तत्व था, एक 17 का समूह का तत्व था। इसमें बोल रहा है दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इसमें डिफरेंस क्या हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके स्टेबल हो जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन दान करके स्टेबल हो जाएगा, डोनेट करके। तो ये होता है, ये होगा। और इसमें जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जाना है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन में यदि आपको जाना है तो आप क्या कीजिएगा, कौन सी अभी क्या प्रक्रिया अपनाइए, तो हाइड्रोजनीकरण। आप हाइड्रोजनीकरण यानी कि हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो हाइड्रोजन जुड़ने से जो है द्विबंध समाप्त हो जाता है, तो ये असंतृप्त से आप संतृप्त में आ जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो वो CnH2n असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से जो है संतृप्त हाइड्रोजन, ये उसका उदाहरण होता है ना वनस्पति तेल। वनस्पति तेल, वनस्पति तेल से जो है तेल को घी में बदलने के लिए जो हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया प्रक्रिया को अपनाया जाता है। तो ये भी हो सके आपका लिए, ये एक सेकेंड ये रहा, ठीक है। और देख लेते हैं केमिस्ट्री का, ये हाँ हो गया लगभग, इसमें अब नहीं है, अब कुछ नहीं है इसमें। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन था, जिंक था, जिंक प्लस Zn प्लस CuSO4 या ZnSO4 और प्लस Cu, इसमें पूछा था ये कौन अभिक्रिया, तो ये विस्थापन अभिक्रिया है ना, ये उड़ा दिया इसको, यहाँ पे देखिए यहाँ बैठ गया। जब आप क्वालिटी लेवल आपका डिक्रीज हो गया तो आपको छोड़ के किसी और से अपना लिया, बस यही समझ लीजिए। अब हम बायोलॉजी का देखते हैं फास्ट में, जल्दी जल्दी, बहुत जितना भी मतलब अप्रोक्स 14-15 क्वेश्चन लगभग सब में आ ही गए थे। अब हम बायोलॉजी का देखते हैं। बायोलॉजी का क्वेश्चन जो आएगा, इसमें जो बोला गया था 3 क्वेश्चन है। माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें एक रेशियो भी पूछा। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना DNA होता है, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण प्रमुख स्थान, परिपक्व RBC जो होता है, परिपक्व RBC में केंद्रक उपस्थित होता है। तो परिपक्व RBC में जो है केंद्रक उपस्थित नहीं होता, परिपक्व RBC में केंद्रक नहीं होता उपस्थित। और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इसे पावर हाउस कहते हैं, पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, और ऊर्जा गृह। और फिर इसमें जो है आपको क्रिस्टी नामक जो है संरचना होती है, जो इसको क्रिस्टी नामक संरचना होती है जो इसको मजबूती प्रदान करती है। इसका अपना जो है DNA होता है, इसका अपना DNA होता है, ये भी आप याद रखिएगा। तो ये होता है, जबकि जो परिपक्व मानवीय RBC के पास जो है केंद्रक है, RBC को पता है, RBC को बिना दिमाग वाली कोशिका कहते हैं, बिना दिमाग वाली कोशिका कहते हैं RBC को, ठीक है। मानव पाचन तंत्र की बात करते हैं तो उससे भी क्वेश्चन आया था कि यदि अग्नाशय रस से जो है, इसमें क्वेश्चन आया था कि यदि अग्नाशय रस कि अग्नाशय से पाचक एंजाइम का स्राव कम हो जाए तो क्या होगा, सबसे अधिक प्रक्रिया किस प्रभाव पर, क्रिया जो है किस पर ज़्यादा अधिक प्रभाव पड़ेगा। तो ये जो है अगर अग्नाशय में पाचक एंजाइम, अग्नाशय में जो है यदि अग्नाशय के पाचक एंजाइम कम स्रावित होने लगेंगे तो इससे जो है क्या होगा ना, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा, प्रोटीन, ये तीनों पर प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जो है अग्नाशय से एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, ATP, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज, ये तीनों नाम का एंजाइम जो है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन को पहचान करता है, इसलिए सब पर प्रभाव पड़ेगा। तो ये भी था एक इसलिए था कि प्लेटलेट्स जो है रक्त का थक्का बनाती है, हाँ तो ये तो बनाता है ये। RBC मुख्य कार्य जो है प्रतिरक्षक प्रदान करना, नहीं, ये जो है इसका मुख्य काम क्या है, तो ये जो है मुख्य कार्य है ऑक्सीजन को लाना, परिवहन करना, टेम्परेचर पर RBC को ऑक्सीजन को लाना है, ऑक्सीजन को लाना, परिवहन, इसमें जो है
इसमें टेम्परेचर मैनेजमेंट आता है, शरीर के तापमान को बैलेंस करके रखना, ये इसमें जो है मेन रोल अदा करती है। ठीक है, ये आरबीसी। डब्ल्यूबीसी जो है हो गया, ये भी सही है। और इसमें बोला था कि यदि फेफड़ा में एलवीएल यानी कि वायु कोशिका, जो फेफड़ा होता है ना, यहाँ पे देखिए इस तरह से, और इससे जो है छोटा छोटा जो निकलना हुआ रहता है, इसमें जो है इसमें जो अगर ये प्रभावित हो जाए तो सबसे पहले दिक्कत किस में आएगी, तो इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत इसमें आएगी। ये क्या करता है, तो ये ऑक्सीजन को यहाँ से लेके, मतलब फेफड़ा से ऑक्सीजन लेके इधर पहुँचाता है, और कार्बन ऑक्सीजन इधर से ले आता है, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस करता है। तो ये सबसे पहले ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में दिक्कत करेगी। ठीक है, CO2 और O2 के परिवहन में ये दिक्कत करेगी सबसे पहले, ये याद रखिएगा। और नेता एलवीएल फेफड़ा में जो है आदान प्रदान में दिक्कत कर देगी। और इसमें जो है पूछा गया था एक मेंडल के जो है एकल संकरण मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जो है एक रेशियो पूछा गया था। कौन सा रेशियो था वो, फेनोटाइपिक रेशियो जो है, कि फेनोटाइपिक और जेनोटाइपिक रेशियो। आप जानते हैं फेनोटाइपिक रेशियो 3:1 होता है, और जेनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 होता है। तो ये मेंडल का जो है फेनोटाइपिक और जेनोटाइपिक रेशियो होता है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि फेनोटाइपिक इस बार पूछेगा, अगला शिफ्ट में हो सकता है जेनोटाइपिक पूछ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन की देख लेते हैं। तो मैं जाइलम फ्लोएम से भी क्वेश्चन आया है। जाइलम जो है जल एवं खनिज लवणों का परिवहन करती है, जाइलम, और फ्लोएम जो है केवल जल का परिवहन करती है। बाष्पोत्सर्जन जड़ों से जल के ऊपर उठने में सहायता प्रदान करती है। तो इसमें जो होगा जाइलम तो करती है, बाष्पोत्सर्जन में जड़ों का जो है जल से ऊपर चलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फ्लोएम केवल जल का परिवहन नहीं करता है। ठीक है, फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है, जल का परिवहन ये नहीं करता। जल का परिवहन जो है जाइलम करता है। ठीक है, जल का परिवहन जाइलम करता है, फ्लोएम नहीं करता है। ठीक है, और नेक्स्ट देख लेते हैं, एकदम आपको एकदम सटीक मिलेगा। हार्मोन्स में से आया था कौन सा, इंसुलिन हार्मोन अगर अत्यधिक कम हो जाए, मतलब इंसुलिन का स्राव जब कम हो जाता है, जब इंसुलिन अगर कम हो जाए, इंसुलिन कम हो जाता है तो शरीर में क्या समस्या है, तो डायबिटीज मधुमेह आता है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ये कौन दे दिया भाई, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। जब अत्यधिक कम हो जाएगा तो इंसुलिन, आप जानते हैं, ग्लूकोज का मात्रा बढ़ जाएगी और वो अपना डायबिटीज हो जाएगा। इसमें से एक था पित्त वसा का पाचन नहीं करता है, बल्कि उसका इमल्सीकरण करता है। लाइपेज एमाइलेज वसा के पाचन में भाग लेता है। और एक और स्टेटमेंट था, देखो तीनों स्टेटमेंट को उसके बाद बताते हैं। पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं होता है, तो ये तीनों सही ही है ना। पित्त रस में पित्त जो वसा का पाचन नहीं करता, ये इमल्सीकरण करता है, उसका इमल्सीकरण करता है। और लाइपेज और एमाइलेज वसा का पाचन में भाग लेता है। ठीक है, लाइपेज एमाइलेज। पित्त रस जो है में कोई एंजाइम नहीं होता, पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं होता, आप जानते ही हैं, पित्त रस में कोई भी एंजाइम नहीं होता। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है हमारा रक्त समूह से था कि यदि किसी पिता और माता का ए ब्लड ग्रुप हो और बी ब्लड ग्रुप हो, तो बोल रहा है संतति में, यानी कि जो बच्चा होगा उसमें कौन सा ब्लड ग्रुप आने का ज़्यादा संभावना है, तो चारों रक्त समूह में आने का, ए भी आने की संभावना है, बी भी आने का संभावना है, ए बी भी आने का संभावना है, ओ भी आने का संभावना है। तो ये चारों भी आ सकता है। ए बी ओ रक्त समूह का क्लासिक संक्रमण है ये जो है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, जब ए और बी जो है संतति में ये चारों ब्लड ग्रुप आ सकते हैं। नेक्स्ट बी है जो एक आया था कि मूत्राशय गेट मीन्स यूरिनरी ब्लैडर जो होती है वो क्या मूत्र का निर्माण करती है। तो आप जानते हैं मूत्राशय मूत्र का निर्माण करती है, मूत्राशय मूत्र का निर्माण नहीं करती है, वो जो है ब्रिक का निर्माण होता है, ब्रिक का काम होता है मूत्र का निर्माण करना। जबकि मूत्राशय का क्या काम होता है, मूत्राशय का काम होता है मूत्र को स्टोर करना, मूत्र को क्या करना, स्टोर करना, यही इसका काम होता है। तो ये टोटल था। और भी देखें, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं बस। एक पादप हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन था कि कौन सा हार्मोन जो है वृद्धि का जो है तने में, मतलब कौन सा हार्मोन वृद्धि हार्मोन है, तो आप जाते हैं ऑक्सिन।
ऑक्सीजन ऑक्सीजन हार्मोन जो है वृद्धि हार्मोन होता है। ऑक्सीजन हार्मोन जो है वृद्धि हार्मोन होता है। एब्सिसिक एसिड ABA, ये एब्सिसिक एसिड क्या होता है? तो एब्सिसिक एसिड जो होता है हमारे वृद्धि को रोक देता है, ये ग्रोथ को जो है डिवेल्यूएट कर देता है, कम कर देता है। एथिलीन क्या करता है? यह फल को पकाने एथिलीन क्या करता है? एथिलीन हमारे फल जो क्या करता है, ये फल को पकाता है। और ये हो गया। और एक और बताते हैं साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या करता है? साइटोकाइनिन क्या करता है? तो ये साइटोकाइनिन जो है कोशिका विभाजन में काम करता है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में काम लेती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन वृद्धि करती है, ठीक है। और इसमें था कि शराब और रोटी और शराब बनने में प्रयुक्त कौन सा होता है? तो रोटी और शराब में जो है प्रयुक्त क्या होता है? ईस्ट। ईस्ट जो है सब चीज़ को सड़ा देता है। ईस्ट पूरा जो है सड़ा देता है, और जो है अंगूर वगैरह सड़ा देता है, और वो जो है शराब बन जाता है। तो ये हो सकता है आपका, ये भी होगा। और प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया का परजीवी होता है, प्लाज्मोडियम, ठीक है। और इसमें से एक क्वेश्चन आया था, दही में जो लैक्टोबैसिलस होता है, लैक्टोबैसिलस, वह दूध को दही में बदलने में कौन सा अम्ल की मदद से ये बदलता है? तो देखिए क्वेश्चन यहाँ भी आया है। क्वेश्चन मतलब है ये नहीं कि लैक्टोबैसिलस जो होता है ना, वह जो है दूध को एक सेकंड, दूध को दही में बदलने के लिए कौन सा अम्ल का हेल्प लेता है? तो लैक्टिक अम्ल के तहत जो है दूध को दही में बदल देता है। लैक्टिक अम्ल हमें जानते हैं, हमें थकान जो महसूस होता है, लैक्टिक अम्ल के कारण हमें थकान महसूस होता है, ठीक है। तो ये टोटल एग्जाम एनालिसिस था। कैसा लगा जरूर बताएं, सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।